प्रीवियस ईयर सीटेट के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बट सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये कह सकते हैं जितने क्वेश्चन यहां रिपीट होते हैं उतने कहीं और नहीं होते, क्योंकि सिलेबस फिक्स है। आपका सिलेबस बिल्कुल एक एक पॉइंट सेम है। ऐसा नहीं है कि ये कोई फ्लक्चुएट होने वाला सिलेबस है, ये एग्जैक्ट सिलेबस पॉइंट्स में गिनती के चैप्टर्स हैं आपके, उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं बार बार। बस भाषा ऐसे बदलेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पूरे जोश के साथ टेस्ट की तरह इसको लीजिएगा, ईमानदारी से डिस्कशन कीजिएगा, सिर्फ आंसर की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज को समझिएगा, ठीक है बात। और जल्दी करनी है ये चीज, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यदि मुश्किल क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो वो तो सभी के गलत हैं, बट अगर आप आसान भी गलत करके आएंगे तो प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन, है ना। और यहां तो स्थिति ऐसी है कि आपका किसी से कंपटीशन नहीं है, आपका खुद से कंपटीशन है, क्योंकि 60% मार्क्स 90 मार्क्स आपके अगर आ जाएं तो आप क्वालिफाइड तो हैं ही। अब मैं इस टाइम पे तो ये नहीं कहूंगी जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है कि वो 130 का टारगेट रख रहे होंगे, बट एटलीस्ट क्वालिफाइंग से तो ऊपर लाएं, 110 तक तो जाएं, हैं। एनर्जी पूरी है कि नहीं है जी, ठीक है। चलो फिर जय माता दी कर दें, ऐसे शुरुआत कर दें। देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपके साथ में आएगा, और ये जानबूझ करके मैंने इसी फॉर्म में रखा है इनको, ताकि आपको पेपर वाला फील आए, ठीक। एक साइड हिंदी है, दूसरी साइड इंग्लिश है, एग्जैक्ट पेपर्स हैं। नूर फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन, सेइंग yes, you should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday. According to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage. हिंदी में भी आप पढ़ ही रहे होंगे, फटाफट से आंसर कीजिए, देख आप पा रहे होंगे एकदम क्लियर। डी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग कि एक्सचेंज की स्टेज है, आप लोग ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, मान लेंगे आपकी बात। चलिए देखो, 20 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं है, 30 सेकंड मैक्सिमम आपके पास है। अगर मैं बात करूं तो नूर एक बच्चा है जो अपना टिफिन लाना भूल गया, और उसने कहा है दूसरी बच्ची तान्या को कि आज तुम्हें मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कल मैंने भी तो किया था। मतलब टिट फॉर टैट, लेन देन, है ना, जैसे को तैसा। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स। मतलब क्या हुआ, एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज, आदान प्रदान। और ये परंपरागत नहीं, ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, यानी कन्वेंशनल नहीं है, लेकिन पेपर में भी मिस्टेक्स होती हैं। आप सोचते हैं सिर्फ बुक में ही मिस्टेक होती है, टीचर्स ही मिस्टेक करते हैं, पेपर में भी होती हैं, ठीक। तो लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, यही। अब वहां ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ऑप्शन बना देंगे। लॉ एंड ऑर्डर तो 4th स्टेज हो गई, ओबीडियंस पहली है, बीइंग नाइस 3rd है, ठीक। तो ये प्री कन्वेंशनल था, लेकिन एक्सचेंज के अंदर तो आपको पता है ये चीज सही है, एक्सचेंज स्टेज है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। वाइडली हेल्ड बिलीफ्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज। मतलब कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, बताइए। लैंग्वेज चेंज होगी, क्वेश्चन यही रहने वाला है। आंसर कीजिए फटाफट से, जल्दी से आंसर करो। डी ऑप्शन मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप, बिल्कुल सही बात है। वो वाइडली हेल्ड बिलीफ्स जो समाज में चले आ रहे हैं कि महिलाएं घर में रहें और पुरुष बाहर जाएं। हालांकि आजकल सीन चेंज हो रहा है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं हुआ है। ये ऐसे बिलीफ्स और टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी टाइप कर दिए हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने महिला और पुरुष के साथ, इसी को हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं, ठीक। डिस्क्रिमिनेशन होता है जब किसी के भी प्रति भेदभाव हो, इसमें स्टीरियोटाइप जरूरी नहीं है, हो सकता है आप लड़कों के प्रति कर रहे हो, तब डिस्क्रिमिनेशन ही कहलाएगा। आइडेंटिटी एक व्यक्ति अपने आप में क्या फील करता है, और रोल्स जो समाज ने बनाए हुए हैं, ठीक। लेकिन वही रोल्स यदि टाइपिफाइड कर दिए जाएं तो स्टीरियोटाइप बन जाता है। अगर सिर्फ नॉर्मल रोल की बात होती तो जेंडर रोल होता, लेकिन यहां आपने टाइप कर दिया, उनको बिलीफ सिस्टम में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, recently there have been conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household works and mother is doing adventure activities। भाई आजकल जो है स्टोरीज ऐसी दिखाई जाने लगी हैं जिसमें पिता जो है वो घर का काम कर रहे हैं और माता कुछ एडवेंचरस एक्टिविटी कर रही हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, ये पूछा है, बताइए एक बार। जेंडर बायसनेस को स्ट्रेंथन करना है, इसलिए थोड़ी आजकल चीजें हो रही हैं। सिंपल, सीधा आंसर बताओ, सीधा आंसर बताओ, क्योंकि अब डिस्कशन बहुत हो चुका है आज से पहले। इट एम्स टू एलिमिनेट जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बात तो ठीक लग रही है। एनकरेज करता है जेंडर कॉन्स्टेंसी को, नहीं। सिंपल है, देखो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देना, बात को समझना। आजकल हम जेंडर पढ़ते समय ये ध्यान रखते हैं कि बुक्स में या रियल लाइफ में नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में डाला जा रहा है महिलाओं और पुरुषों को। उल्टे रोल में डालने का मतलब ये नहीं है कि जेंडर बायसनेस हो गई, कि मेल के साथ गलत हो गया, ऐसा नहीं है।
जो रोल्स चले आ रहे थे उनसे थोड़े थोड़े डिफरेंट कर दिया आपने, नॉन ट्रेडिशनल कर दिए, तो हम कह सकते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को एलिमिनेट करने की बात हो रही है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास है ये एक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड। वाइगोस्की के अनुसार जब एक वयस्क जो है वो बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर के अकॉर्डिंग, मतलब बच्चा जो प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जब अपनी सपोर्ट को एडजस्ट करे तो इसको क्या कहेंगे, बताइए फटाफट से। आंसर आना चाहिए बहुत ही तेजी के साथ, और लाइक और शेयर कर दो, जितने भी लोगों को टेस्ट के रूप में देखना है वो देखें। इसको स्कैप फोल्डिंग कहते हैं क्योंकि हेल्प की बात हुई है। टेम्परेरी हेल्प को स्कैप फोल्डिंग यानी मचान या पाड़ कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा टर्म हो इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा, हिंदी में टर्म्स बदलते रहते हैं, इंग्लिश में फिक्स हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक। ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तो वो दायरा है जिसमें ये स्कैप फोल्डिंग दी जाएगी, ठीक। आगे बढ़ेंगे और देगा कौन, मोर नॉलेजेबल अदर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग। जीन पियाजे के हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क कब आएगा, फटाफट से आंसर करो, ये तो आंख बंद करके बता दोगे कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग परिकल्पनात्मक तर्क कब आएगा। डिडक्टिव रीजनिंग तो आती ही फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। अगर सिर्फ लॉजिक या इंडक्टिव रीजनिंग पूछ लेता कब आ जाती है, तो यहीं आ जाती है कॉन्क्रीट में, ठीक है बात। इस स्टेज का टाइम पीरियड बताओ, 11 से 15 साल या 11 ईयर्स एंड अबव कह सकते हो। इसका 7 से 11। सेंसरी मोटर जिसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है जन्म से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 वर्ष। ये बेसिक सी चीजें हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डैश, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑन चिल्ड्रंस थिंकिंग। किसके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ को प्रभाव को समझना आवश्यक है। मतलब बच्चों को उनका संस्कृति और समाज प्रभावित करता है, ऐसा कौन मानेगा। सोशियो कल्चरल अप्रोच किसकी है, वाइगोस्की की है, तो वही मानेंगे। सिंपल आंसर, लेव वाइगोस्की। इसमें तो कोई बहस है ही नहीं। थियरी का ही नाम सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए और प्रयास कीजिए सही उत्तर करने का। सी आंसर कर रहे हैं, कमाल, ठीक है जी, आपका तो नाम ही कमाल है। फटाफट से आंसर करो, स्क्रीन तो यहां से क्लियर है भाई। देखो, ड्रॉइंग इंप्लीकेशंस फ्रॉम पियाजे's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8, कक्षा 6 से 8 का जो टीचर है वो किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। 6 से 8 का बच्चा कितनी बड़ा होगा भाई, 5 साल के बच्चे को आप फर्स्ट क्लास में डाल रहे हैं ना, तो देख लीजिए 10-11 साल तक आते आते वो 6th में आ जाएगा। तो 11-12-13 मतलब 11-12 कहेंगे हम एक तरीके से। कौन सी स्टेज है, लॉजिक वाली स्टेज है। तो लॉजिक वाली स्टेज कौन सी हुई, जिसमें आप कॉन्क्रीट मटेरियल का लॉजिक का यूज करने देंगे बच्चे को। प्रेजेंट प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशंस, क्योंकि 11-12 के आगे जाने वाला है, वो रीजनिंग उसके अंदर आ चुकी है, इंडक्टिव लॉजिक आ चुका है और डिडक्टिव की तरफ वो जा रहा है। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। ऐसी समस्याएं उसके सामने प्रस्तुत करेंगे जिसमें तर्क का इस्तेमाल ज्यादा हो, ठीक। अगर जस्ट शुरुआती 7 से 11 की शुरुआती स्टेज में होता तब हम इसके साथ चले जाते, ठीक। क्योंकि इतना छोटा बच्चा नहीं है 6th to 8th वाला कि हर चीज उसको टच और फील ही कराओगे, उसका तर्क भी तो यूज कराओगे, तभी तो आगे के लिए तैयार होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एज पर हावर्ड गार्डनर्स थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन विद लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। एक एक क्वेश्चन सबका आता है, ये जो भी मैं डिस्कस कर रही हूं आपके साथ। तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति के अंदर कौन सी एक विशेषता पाई जाएगी, बताइए फटाफट से। आंसर कीजिए बहुत तेजी के साथ, रिफ्रेश कर लीजिए जिनकी भी स्क्रीन क्लियर नहीं है। सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम्स एंड मीनिंग्स, ये तो भाषा के बारे में हो गई ना, ये तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस हुआ। विजुअल स्पेशियल, ये भाषा के बारे में है। रिदम, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल एक्सप्रेशन, ये म्यूजिकल हो गई। सेंसिटिविटी टू एंड कैपेसिटी टू डिटेक्ट पैटर्न्स, हैंडल लॉन्ग चेन्स ऑफ रीजनिंग, तर्क के लिए तो मैथमेटिकल माइंड चाहिए ही चाहिए। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, जो मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जिसमें पाई जाएगी, जिसको मैथमेटिको लॉजिको मैथमेटिको कहा जाता है, उसके लिए तर्क का होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 है, द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। यानी वो प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे कुछ आदतें, कुछ कौशल, कुछ वैल्यूज यानी मूल्य, कुछ मोटिव्स धारण करते हैं जो उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, प्रोडक्टिव मेंबर बनाए, सोसाइटी का एक एक्टिव मेंबर बनाए। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे भाई। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु, और इसलिए समाज के कुछ नियम, कायदे, कानून, तौर तरीके हैं, और इसी प्रक्रिया को
जिस प्रक्रिया में हम ये सब तौर तरीके, कानून, नियम सब सीखते हैं, इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया है। 3rd चैप्टर है सीटेट के सिलेबस में और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जेंडर के बाद आगे बढ़ेंगे। Which of the following statements about the role of heredity and environment in human development is correct? हेरिडिटी आप जानते हैं, आनुवांशिकता, जो आपको अपने जीन्स से, और पर्यावरण जो आपको चारों ओर से घेरे हुए है। कौन सी एक बात इसके रोल के बारे में करेक्ट है? स्पीड को बना के रखिएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। ओनली रीजन, सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता, सिर्फ एनवायरमेंट और दोनों नहीं, ये तो कहना गलत है। हम प्रोडक्ट ही हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट के, यानी हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यानी आनुवांशिकता और वातावरण एक दूसरे के साथ जटिल अन्योन्य क्रिया करके, जटिल अंतः क्रिया करके हमारे विकास को, मानव विकास को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में कोई ज्यादा प्रभावी है, किसी में कोई और ज्यादा प्रभावी है। वुडवर्थ कहते हैं दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, बराबरी का हिस्सा रखते हैं। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा, जॉन डुई का चैप्टर आया था, मैंने आपको ये कराया भी होगा डिस्कशन। प्रगतिशील शिक्षा किस बारे में विश्वास रखेगी, ये बता दीजिए फटाफट से, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बताइए। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, बात तो सही है, सॉरी, क्योंकि बच्चा जहां एक्टिव है वो चीज बेस्ट है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, कंस्ट्रक्टिविज्म भी इसी बात को करता है कहीं ना कहीं। पैसिवली नहीं हो सकती, सिर्फ रिकॉल करना, रिप्रोड्यूस करना नॉलेज नहीं है, मतलब विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना करना, जहां बच्चा एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करे नॉलेज को। जॉन डुई ने प्रोग्रेसिव स्कूल्स खोले थे 1896 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स, सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपने अंदर किस चीज को समाहित करता है? केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए, जिसमें सारी एक्टिविटीज आ जाएंगी, केवल समेटिव असेसमेंट, नाइदर फॉर्मेशन नॉर समेटिव असेसमेंट, या फिर बोथ? ऑब्वियसली एफए और एसए दोनों ही पार्ट हैं किसका? सीसीई का। एफए एंड एसए दोनों ही पार्ट हैं सीसीई का, बात तो ठीक है। फॉर्मेटिव में फीडबैक के लिए काम होता है और समेटिव में जजमेंट के लिए काम होता है, ये बात हम कह सकते हैं अगर थोड़ा सा हम इसको समझना चाहें, बट मैं बहुत ज्यादा समझाने पे फोकस नहीं करूंगी, आपके टेस्ट के रूप में आप इसको लेंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। भाई एफए और एसए दोनों हैं, और एफए का जो पोजीशन थी पहले तक, आज की डेट में थोड़ी चीजें चेंज हो गई हैं क्योंकि टर्म टेस्ट आ गया, बट अगर इन दोनों के बारे में पूछेगा तो 40% और एसए की 60% जो सीटेट पूछता हुआ आता है। जो टर्म टेस्ट है उसमें 20% एफए, 80% टर्म 2 करके कुछ है। देखिए, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी है जिसको विभिन्न स्रोतों से बारंबार ये पता लगा है कि तुम्हारे समाज के, तुम्हारी जाति के जो लोग हैं, या तुम्हारी जिस स्ट्रेटा से तुम आते हो सोसाइटी के, वो कुछ नहीं कर पाते, है ना, पुअरली परफॉर्म करते हैं। तुम्हारा काम थोड़ी है पढ़ाई लिखाई, है ना। टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ दिस स्टीरियोटाइप एंड रिजल्टेंट स्टीरियोटाइप थ्रेट, A teacher's initial step can be, भाई आपको पता है ये स्टीरियोटाइप है, ये एक ऐसी रूढ़िबद्धता है, ये एक मान्यता है, ये सच नहीं है। ये तो अपॉर्चुनिटीज का खेल है, एनवायरमेंट का खेल है, मौकों का खेल है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का खेल है। कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी समाज का व्यक्ति सीख सकता है यदि मौका मिले तो इसको घटाने के लिए आप क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। इग्नोरिंग से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। कंपटीशन कराएंगे, क्या पॉइंट हुआ इसका? छोड़ने को कहेंगे बच्चे को, जी नहीं। आप ऐसी स्टोरीज और एग्जाम्पल लाएंगे, ऐसे मॉडल्स उस बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे जो उसके ही सोशल ग्रुप से, अलग अलग सोशल ग्रुप से जो लोग आए हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। कोई भी एक फिक्स तरीका नहीं है सफल होने का, ये बात उसके सामने आप प्रस्तुत करेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से लेकर के और दुनिया भर की स्टोरीज आप दे सकते हैं कि हर कोई सफल हो सकता है, ऐसा उसके दिमाग में बैठ जाए और सभी के दिमाग में बैठ जाए, इवन जो बाकी क्लास के बच्चे हैं, कि ऐसा नहीं होता। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आर टीचर शुड, एक समावेशी कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछा है, बताइए फटाफट से आंसर कीजिए। स्क्रीन क्लियर है अपनी, क्वालिटी को थोड़ा सा बेहतर करो। इंक्लूसिव क्लासरूम की यदि बात करें तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विश्वास रखना चाहिए कि हर एक बच्चे में अपनी क्षमता और अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सीखने की क्षमता है। ऐसा नहीं है पिटी और सिंपैथी या हैंडीकैप लेबल करना है या सिर्फ गिफ्टेड बच्चे को ही अटेंशन पे करनी है। हर एक बच्चा सीख सकता है और इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इंक्लूसिव का मतलब ही है ऑल चिल्ड्रन कैन लर्न, एजुकेशन फॉर ऑल, इंक्लूजन सभी का, सेग्रीगेशन नहीं, अलगाव नहीं,
ठीक है, परसों हम शिफ्ट कर रहे हैं वैसे स्टूडियो। आपको मैं थोड़ी सी एक न्यूज दे देना चाहूंगी, थोड़ी ज्यादा जल्दी हो गई है ये प्रोसेस, बाद में होनी थी, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। बेस्ट विशेस दीजिएगा अपनी तरफ से, मैटर करती हैं विशेस मेरे लिए काफी। देखिए एक बार आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। 15th क्वेश्चन कहता है अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। एंजाइटी अराउंड रीडिंग, डिफिकल्टी हो रही है उसको शब्दों को पहचानने में, वोकैबुलरी कमजोर है और पढ़ के समझने में, याद रखने में दिक्कत हो रही है। सिंपल है, डिसलेक्सिया है। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी की बात हुई हो, यही सही है। क्रिएटिव ऑटिस्टिक अपनी मर्जी से मत बता दीजिएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी एलडी का ही पार्ट है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया, डिस्मॉर्फिया, डिस्प्रैक्सिया, अफेजिया जिसको हम कह रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं बात करूं तो लर्निंग डिसेबिलिटी को सैमुअल किर्क ने दिया था, ये बात आपने सही बताई उस दिन। अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। स्पेशली एबल्ड जो बच्चे हैं उनकी नीड्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है। ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी अब से, मैं सीधा आंसर बताऊंगी। इसको लो अब आप टेस्ट के रूप में, क्योंकि काफी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूं आज तक, है ना। अरे धन्यवाद कोमल, शिवांगी, थैंक यू, आप सभी को ढेर सारा अफेक्शन। ऐसे ऐसे लोग हैं कुछ, तो बस पढ़ के मन तो करता है ना जवाब देने का, बट क्या करें। आ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। देखते हैं, सिंपल है। बच्चे को ड्रिल प्रैक्टिस से नहीं चलेगा, यूनिफॉर्मिटी नहीं अपना सकते, आपको अलग अलग मेथड अलग अलग बच्चे के लिए लेने हैं। स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ। बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से आप उसके लिए एक प्लान तैयार करेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स कहते हैं ऐसे प्लान्स को हम, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है, बताइए जरा। क्रिएटिविटी को कैसे वो, या क्रिएटिव बच्चों को कैसे प्रमोट करे, या कैसे उनको रीइंफोर्स करे, आगे बढ़ाए। आंसर कीजिए फटाफट से। कन्वर्जेंट थिंकिंग से थोड़ी होता है, डिस्करेज थोड़ी करोगे, क्या करोगे, एनकरेज करोगे बच्चे के मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को, उसके ओरिजिनल आइडियाज को, ठीक, प्रोत्साहित करोगे, उसके मूल विचारों को महत्व दोगे। अगर आपको क्रिएटिविटी को, कुछ नया करने वाले विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है तो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। मीनिंगफुल लर्निंग देख के समझ जाया करो, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है कहीं ना कहीं। अर्थपूर्ण अधिगम, रटने का जस्ट उल्टा है ये रोट लर्निंग का। बताइए एक बार, देखो फटाफट से आंसर करो। एक मिनट रुको यार, पेन कहां गया। हाँ, showing genuine interest in the content matter and having concerns for all children's overall well-being, कि बच्चों को इंटरेस्ट आए और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऐसी एक्टिविटीज आप प्लान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, यानी प्रभावी तरीका कौन सा हो सकता है समस्या समाधान का। बहुत तेजी से आंसर करो, अटेंशन ही नहीं दोगे। फंक्शनल फिक्सनेस, कि सिर्फ बच्चे ने ये सोच लिया कि यार अब तो होगा ही नहीं। रिस्पॉन्स सेट, जी नहीं। मीन्स एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक तो बच्चों को आपको मौका देना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, मल्टीपल वेज सोचने का। दूसरी एक चीज मीन्स एंड एनालिसिस होता है, आप गोल को, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके उसको सॉल्व करते हैं। भाई यूपीएससी क्लियर करना एक दिन में थोड़ी करोगे, आप उसको टुकड़ों में तोड़ करके करोगे चीजें, या सीटेट ही हो मान लो, ठीक। गोल्स को डिवाइड करके प्रॉब्लम को छोटे छोटे रूप में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम के लिए प्रभावी तरीका नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो गलतियां होंगी। बताइए टीचिंग लर्निंग के लिए प्रभावी तरीका कौन सा नहीं है, आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। नॉट, ये तो अच्छी स्ट्रेटजी है। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल जैसा बताया है वैसा का वैसा रट करके बोल देना, जैसे वो चतुर रामलिंगम कर रहा था 3 इडियट में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, बाकी सारी एक्टिविटीज अच्छी हैं सीखने के लिए, बाकी के ऊपर जो 3 हैं एक्सपेरिमेंट करने दोगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव। वो बच्चे जो अटेंटिव नहीं है, जिनका ध्यान नहीं है क्लास में, बताइए, जिनका ध्यान नहीं है क्लास में, ऐसे बच्चों का क्या करोगे।
हर ऑप्शन को रीड करने का टाइम नहीं मिलता, वैभव कह रहे हैं। चलो ठीक है, 30 सेकंड ले लो, मैं ही अब साथ में रीड कर दूंगी आपके। आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, स्कॉल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, या फिर गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट्स एज होमवर्क। नॉन अटेंटिव बच्चे के लिए आप उसको मौका दोगे ना, जानने की का प्रयास करोगे कि रीजन है क्या। आप सबसे पहले एज अ टीचर आप प्रॉब्लम सॉल्वर भी हैं एक तरीके से, है ना, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो आप बच्चे की अरुचि है या कहीं प्रॉब्लम है तो पहले जानेंगे कारण कि समस्या का कारण क्या है, तभी तो निवारण कर पाएंगे, डायग्नोस करेंगे, फिर रेमेडी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। बताइए क्या है। प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान बच्चे का, कंडीशनिंग यानी अनुबंध, दंड यानी पनिशमेंट या रोट मेमोराइजेशन, रटना, दंड देना, और कंडीशनिंग मतलब हैबिट पढ़वा दी आपने बस, वो काफी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे का पूर्व ज्ञान, जिससे आपको उसके नए ज्ञान को, यानी हम प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज को कनेक्ट करके पढ़ाते हैं, ये सबसे बेस्ट चीज है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नाइव थियरीज अबाउट वेरियस फिनोमिनन, इन दिस बैकग्राउंड आर टीचर शुड, मतलब जो बच्चे हैं उनके नाइव कॉन्सेप्ट्स कुछ डेवलप हो जाते हैं। नाइव कॉन्सेप्ट्स मतलब सहजानुभूत सिद्धांत की वो अपने दिमाग में रचना कर लेते हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि कुछ ऑल्टरनेटिव वेज होते हैं, जब मैं चलता हूं तो चांद भी मेरे साथ चलता है। बताइए। चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस थ्रू डायलॉग, डायलॉग इज अ गुड थिंग, इसको आपको कन्वर्ट तो कराना पड़ेगा। डिसमिस कर देंगे, इग्नोर कर देंगे बच्चे के आइडिया को, डांट लगाएंगे, जी नहीं, इसको अल्टरनेटिव वे मानेंगे, वैकल्पिक अवधारणा मानेंगे बच्चे की सोचने की, और इसको आप एक डायलॉग के थ्रू, डायलॉग मतलब डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके सामने फैक्ट्स प्रेजेंट करेंगे और इस चीज को चैलेंज करेंगे। चैलेंज करने का मतलब है इसको ठीक करेंगे, इसका ऑपोजिट जब फैक्ट बताएंगे तो अपने आप ये चीज ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस, संज्ञान एवं संवेग के बीच में रिश्ते की बात हो रही है, आई मीन संबंध किस प्रकार का है। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, या फिर यूनिडायरेक्शनल मतलब इमोशंस जो हैं वो प्रभाव डालते हैं संज्ञान पर, या यूनिडायरेक्शनल है यानी कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस, यानी सिर्फ संज्ञान प्रभाव डालेगा, या फिर बाई डायरेक्शनल है यानी डायनेमिक इंटरप्ले होगा बिटवीन बोथ। आंसर कीजिए फटाफट से। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन भी थी ना लास्ट टाइम जब मैंने कहीं किसी चैप्टर में डिस्कस कराया था, ठीक है, बताइए एक बार। बाय डायरेक्शनल अ डायनेमिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ, यानी कि द्विदिशीय संबंध है, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया है, डायनेमिक इंटरप्ले है, परिवर्तित होता हुआ। ठीक, ये इंडिपेंडेंट जब तक जेजोंक ना लिखा हो ना ऑप्शन में, जेजोंक एक व्यक्ति का नाम है जेजोंक, तब तक आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे, स्वतंत्र नहीं मानेंगे। प्रभावित करते हैं, सिर्फ इमोशन नहीं प्रभावित करते, सिर्फ कॉग्निशन नहीं प्रभावित करता, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो आंसर डी बनेगा। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, यानी इनमें से कौन सा एक कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। ये पेपर 2 वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, 30th के बाद मैं पेपर 1 का एक सेट कराऊंगी, फिर पेपर 2 का एक सेट कराऊंगी, फिर पेपर 1 का एक। आपको पता भी नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि सिलेबस सेम है और इससे ऐसे ही तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखो एक बार, इनमें से कौन सी एक चीज जो है वो अधिगम को प्रभावित करती है। देखिए 25 का डी कह रहे हैं आप लोग, इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये अधिगम को प्रभावित करेगा कि बच्चे की रुचि है कि नहीं। इमोशनल हेल्थ, वो सामूहिक रूप से स्टेबल है कि नहीं। या फिर पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज, यानी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां, या फिर मतलब पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज का मतलब है टीचर के पढ़ाने का तरीका। फिर है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल जो सामाजिक और सांस्कृतिक परिपेक्ष है वो अधिगम को प्रभावित करता है, सारे कारक ही प्रभावित करेंगे। आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आजकल इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, मैचिंग वाले इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। नए क्वेश्चन लाए कहां से सीटेट, थोड़ा सा इसी को टिपिकल बनाने का यही तरीका है कि इसमें आपको टाइम लगेगा या कंफ्यूजन हो जाएगी, तो उस चक्कर में गलत कर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, मतलब कौन सा निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए, या पहलू है। दीजिए जवाब जल्दी से। डी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग, तो मतलब स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ये बिहेवियरिज्म में आता है, इसको हम बिल्कुल यहां महत्व नहीं देते। मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन का मतलब है बच्चा एक्टिव होगा, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो रही है।
सोशल इंटरेक्शंस बेस्ट है, ड्रिल और रिपीटेटिव रिकॉल से बेस्ट है, सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा यहां होगा। ठीक, तो सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं जिसके बारे में वाइगॉस्की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग। When students repeatedly engage in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to। मतलब जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, उसको डिजाइन किया, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, डायरेक्टली उनको कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको एक स्टार मिल रहा है, 2 स्टार मिल रहे हैं, वो मिलते नहीं क्लासेस में अच्छे बिहेवियर के लिए 5 स्टार 4 स्टार। इस ऐसी स्थिति में क्या संभावना है, यदि हर टाइम उसको पुरस्कार ही मिलेगा तो क्या होगा, मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाएगा, एंजॉय करेगा लर्निंग को लर्निंग की वजह से, या फिर परसिस्ट करेगा इन डूइंग द एक्टिविटी इवन विदाउट द रिवॉर्ड, जो रिवॉर्ड पे ही डिपेंडेंट है वो बिना रिवॉर्ड के कैसे करेगा काम। फिर है सेट मास्टरी गोल्स फॉर देम्स रेदर देन वर्क टू प्लीज अदर्स। बात तो यह है कि ऐसे बच्चे की संभावना क्या है, ये नहीं पूछा कि आपको क्या करना है, तो आंसर है ऐसे बच्चे के अंदर संभावना है कि उसके अंदर मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड आ जाए चीजों को या लर्निंग को लेकर के, यानी वो सिर्फ अधिगम तब करे जब उसको कुछ बाहरी चीजें मिले, वो बिना किसी एक एक्सटर्नल चीज के कुछ काम ही नहीं करेगा कि मिलेगा क्या, कुछ करूं तो जब मुझे कुछ मिलेगा इसके बदले क्या मिलेगा, अच्छा इतना मिलेगा, इतना तो मैंने बहुत बार ले लिया, कुछ और दो अब, तो आदत हो जाएगी एक्सचेंज की, ठीक है, मटीरियलिस्टिक चीजों की। ठीक है बात। चलिए फिर अधिगम के प्रति भौतिकतावादी अभिवृत्ति का विकास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक सेट खत्म होने वाला है, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, अगर इसी तरीके से चला तो हम 3-3 सेट तो निपटा देंगे अगले 3 दिन में। द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, बाल्यावस्था की अवधारणा, इसमें बड़े लोगों को कंफ्यूजन हुई है, पता नहीं क्या हो गया, इस क्वेश्चन पे बवाल हुआ पड़ा है, बताओ एक बार फटाफट से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, स्टेजेस तो सेम है, बट क्या क्या कहेंगे इसको, कॉन्सेप्ट जो है चाइल्डहुड का वो सेम है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च हैं, आप गूगल से लेके और एक से एक अच्छी बुक्स तक भी पढ़ सकते हैं ये चीज, कि एक सोशल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट, जो सामाजिक संस्कृतिवादी मनोवैज्ञानिक हैं, वो ये मानते हैं कि सामाजिक संरचना है, जो चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट है वो समाज ने ही बनाया है। क्यों, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मेरे और आपके घर के बच्चे को खाने की टेंशन नहीं है, वही एक बाहर उतनी ही उम्र का बच्चा, एक 5 साल का 6 साल का बच्चा खाने की तलाश में है, और उसको इतनी स्मार्टनेस है कि उसे किससे कैसे निकलवानी है चीजें, या वो कैसे अपनी लाइफ बिना चप्पल के भी जी सकता है। मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड चेंज हो गया ना। उस बच्ची को, जो 5 साल की बच्ची है, उसको अपने भाई को संभालना है, आपके घर का बच्चा पढ़ने जाता है, बचपन तो उसके लिए भी सेम होना चाहिए था, नहीं, सामाजिक और संस्कृति ने, समाज और संस्कृति ने प्रभावित कर दिया, ऐसा कॉन्सेप्ट बन गया जो समाज और संस्कृति प्रभावित करते हैं। स्टेजेस सेम होती हैं, यूनिवर्सली स्टेजेस सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज में। ठीक है बात, और ये ऑफिशियल आंसर की है, मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता रही हूं, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, बट बेस्ट क्या है और सीटेट ने क्या दिया है, यही दिया है, क्योंकि ये गलत नहीं है। पेडागोजी में बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, 2 + 2 4 यहां नहीं हो सकते। ठीक है बात, ये दोनों तो बनते ही नहीं है। ठीक, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल वेरीफाइड आंसर की के थ्रू ही मैं आपको बता रही हूं, ऑफिशियल आंसर्स हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडल चाइल्डहुड। मिडल चाइल्डहुड जनरली लेट चाइल्डहुड को ही कह देते हैं, हम कह सकते हैं 6 से 12, 7 से 11, ये वाला टाइम पीरियड, 6 से 12 वर्ष। बताइए, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ वेरी रैपिड पेस, ये तो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में होते हैं, यहां तो कम हो जाएगा। एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग, 6 से 12 नहीं, 11 के बाद आएगा, 12 के बाद आएगी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग तो। ठीक, प्याजे में तो पढ़ाई है आपने। चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कॉन्क्रीटली, सोचेंगे। लर्निंग अकर्स प्रीमैरिली थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटीज, ये तो जन्म से 2 वर्ष तक होगा, तो आंसर सिंपल सी ऑप्शन बना। सी ऑप्शन क्या कहता है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, उनके अंदर तर्क आ जाता है, उनके अंदर लॉजिक आना शुरू हो जाएगा, वो भी कौन सी रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क, आगमनात्मक तर्क, जिसमें एग्जाम्पल 2 रूल जाना शुरू कर देगा बच्चा, जो मैथमेटिक्स की बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करना शुरू कर देगा, और कॉन्क्रीटली भी, क्योंकि अभी वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही है।
तो आप लॉजिक और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स दोनों का यूज कर सकते हैं। आज के ये वाले फर्स्ट सेट का लास्ट क्वेश्चन, अभी बाकी के 3 सेट बचते हैं। 30 क्वेश्चन हो गए हैं, 90 क्वेश्चन बाकी हैं। हम 120 क्वेश्चन करेंगे एक सेशन के दौरान। फैमिली एंड नेबरहुड आर, परिवार और आस पड़ोस क्या है? साइकोलॉजिकल एजेंसीज हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, बाहर नहीं है फिजिकल। प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, या सेकेंडरी हैं? देखो मैंने एक चीज आपको सिंपल बताई हुई है, जहां परिवार आ जाए ना, जहां फैमिली आ गई, वो सेकेंडरी जीवन में कभी नहीं हो सकता। प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी हो जाएगी, प्राथमिक एजेंसी हो जाएगी सामाजिकरण की। सामाजिकरण के 2 वाहक इंपॉर्टेंट हैं, एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी मुख्य, और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में परिवार को रखिएगा, कई बार नेबरहुड को भी यहां इंक्लूड कर दिया जाता है जैसे इस ऑप्शन में, और सेकेंडरी में आप स्कूल को रखिएगा। स्कूल के साथ जो भी हो फिर आप देख लीजिएगा। स्कूल के साथ फैमिली हो तो सेकेंडरी नहीं हो पाएगा। अदरवाइज सिंपल याद रखिए, प्राइमरी में परिवार, जहां परिवार है वो सेकेंडरी नहीं होगा, और जहां स्कूल है वो प्राइमरी नहीं हो सकता। ठीक, ये बात इतनी क्लियर है अगर आपको, तो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हर बार आता है, फिक्स्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। यहां तक की बात किसको क्लियर हुई है वो बताए, और आउट ऑफ 30 यहां तक कितने गलत हुए, किसी के हुए गलत अभी तक? क्योंकि अब तो प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट सेट पे चलने वाले हैं, और नेक्स्ट सेट में हम 30 क्वेश्चंस करेंगे। ये है दूसरा पेपर, ये बिल्कुल रीसेंट पेपर्स हैं, देखिए एक बार। मोस्ट क्रिटिकल चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मोस्ट क्रिटिकल पीरियड ऑफ एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। भाषा के विकास के लिए सबसे तेजी से और सबसे संवेदनशील काल कौन सा है? मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा गया है आज तक सीटेट में। फटाफट से आंसर करो, बहुत तेजी के साथ। लाइक और शेयर हर मिनट पे करते रहना है। लाइक बार बार नहीं होता, बट शेयर हो सकता है। मजाक कर रही हूं, खैर आंसर देते रहो, उतना काफी है अभी। बताओ, और आदत डालो थोड़ा 2-2 घंटे बैठने की। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। द मोस्ट क्रिटिकल पीरियड, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म से पहले कौन सी भाषा? सबसे इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट और फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, सामाजिकरण भी बहुत तेजी से होगा, और शारीरिक वृद्धि और विकास भी बहुत तेजी से होगा, और भाषा का विकास तो बहुत तेजी से होगा। ठीक, फास्टेस्ट पूछ ले, क्रिटिकल पूछ ले, सेंसिटिव पूछ ले, यही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोहलबर्ग? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। पहला ऑप्शन है प्रसुप्ति अवस्था यानी लेटेंसी स्टेज, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। तो ये आपको पता है, इसको एरिक एरिक्सन ने दिया है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल प्याजे बात करते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन जो कि 5th स्टेज है किसकी? कोहलबर्ग की। ये बात ठीक है कि समाज में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए रखने के लिए हमारे कुछ क्या कहें ड्यूटीज भी हैं, और हमारे कुछ अधिकार भी हैं। यदि जरूरत पड़े तो नियमों को बदला जा सकता है। ये 5th स्टेज है। लेटेंसी सिगमंड फ्रॉइड ने दी है। ठीक, आगे बढ़ जाएंगे। आंसर क्या होगा इसका? सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ठीक है, इस बार मैं हिंदी ही पढ़ूंगी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशंस अ टीचर ऑफन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल्स। वही क्लासरूम डिस्कशंस के दौरान एक शिक्षक है जो लड़कों को ज्यादा अटेंशन देता है, लड़कियों की बजाय लड़कों पर ज्यादा ध्यान है। क्या है? स्टीरियोटाइप, बायसनेस, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, बताइए। हम कहेंगे ये बायसनेस है, ये जेंडर बायसनेस है, किसी भी एक तरफ झुका हुआ है शिक्षक। जेंडर पक्षपात है, लिंग पक्षपात है, और टीचर को पैरिटी होनी चाहिए ना कि पक्षपात। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफॉर्मिटी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? यानी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को आपको हटाना है, कि ये जो सोच चली आ रही है कि सिर्फ महिलाएं ही ये करें और पुरुष ही वो करें, है ना, इसको कैसे हटाएं हम? डिस्कशन करें, सही बात है। एम्फेसाइज करें जेंडर स्पेसिफिक रोल पर, यानी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर अगर जोर देंगे तो ये तो बढ़ेगा, कम थोड़ी होगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, कि लड़के अलग खेलेंगे लड़कियां अलग खेलेंगी, बचपन से ही दिमाग में डाल दो कि तुम इतने अलग हो एक दूसरे से जिसकी हद नहीं है, और तुम सुपीरियर हो और तुम इंफीरियर हो। काम तो वहीं से खराब हो रहा है ना, वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे हैं लोग आपस में। लड़की है तो उसे लग रहा है मैं बिल्कुल दुनिया की रानी हूं, और लड़का है तो उसे लग रहा है पता नहीं मेरे पास कौन से अधिकार प्राप्त हो गए मुझे। तो यही तो प्रॉब्लम है ना, वो इक्वालिटी डेवलप नहीं होने दी हमने।
जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये भी गलत है। सेग्रीगेशन नहीं करना, ज्यादातर स्कूल्स में यही हालत है, प्राइवेट स्कूल्स की भी। डिस्कशन अबाउट जेंडर बायस, आप डिस्कशन कर सकते हो, उससे ये चीज खत्म होगी। सॉल्यूशन कभी भी अलगाव नहीं है। Which of the following theorists, while viewing children as active seekers of knowledge, emphasized the influence of social and cultural contents on their thinking? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखा और उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वस्तुओं के प्रभाव की बात कही? जब भी समाज और संस्कृति की बात आएगी तो एक व्यक्ति को आपको याद कर लेना है, जिनको लेव वाइगोस्की कह लेते हैं। सोसाइटी और कल्चर की यदि बात आएगी, सोशल इन्फ्लुएंस और कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात आएगी और लैंग्वेज को टूल कहने की बात आएगी, तो हम कहेंगे लेव वाइगोस्की क्या जिंदाबाद। खैर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाइल वर्किंग ऑन अ जिगसॉ पजल सॉल्व करने वाली होती है, अलग अलग कलर होते हैं। 5 years old नजमा, देखो ध्यान देना क्वेश्चन पढ़ते समय, मजाक नहीं हो रहा होगा, वहां आपको हिंट मिलेगी क्वेश्चन को सही आंसर तक पहुंचाने के लिए। जिगसॉ पहेली को हल करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, खुद से बात करती है, 5 वर्ष की, ठीक। नीला टुकड़ा कहां है? नीला टुकड़ा कहां है उस पजल का? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे है जूता पूरा बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा जिससे ये जूता। अब ये है महत्वपूर्ण पार्ट। अगर आपने पेडागोजी के क्वेश्चन में जल्दी की जगह जल्दबाजी कर दी तो गलत होना निश्चित है, क्योंकि आपको पढ़ के एग्जैक्ट समझना है कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह से बताएंगे, और यही अगर प्याजे लिखा होता आंसर बिल्कुल पलट जाता। 5 वर्ष, आपको याद होगा 3 से 7 या 2 से 7 के आसपास मैंने आपको एक स्टेज बताई थी जिसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो पहला हिंट तो ये था कि 5 साल की बच्ची है तो प्राइवेट स्पीच में आएगी। दूसरी बात, खुद से बोल के बात कर रही है। तीसरी बात, वाइगोस्की के अनुसार सिंपल बात है, प्राइवेट स्पीच यानी निज वाक या व्यक्तिगत वार्ता इसको हम कहेंगे। अगर प्याजे के अकॉर्डिंग होता तो ईगोसेंट्रिक स्पीच हो जाता, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फटाफट से। गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? बताइए एक बार, क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग, मचान, पार, ढांचा, जो आप कहना चाहें। ये अस्थायी मदद है, जब तक दी जाएगी जब तक बच्चा अटक रहा हो। जैसे ही वो स्वयं करना शुरू करेगा, इसमें हाफ सॉल्व प्रॉब्लम हो सकती है, आपने आधा सॉल्व कर दिया, कोई स्टेप सॉल्व कर दिया, बच्चे को हिंट दे दी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स कैरेक्टराइज द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एज प्रपोज्ड बाय जीन प्याजे? जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कौन विशेषित करता है? कल मैं कोशिश करूंगी अगर थोड़ा और पहले सेशन ले लूं 9 बजे से भी, मैं बता दूंगी टाइमिंग क्या रहेगा। फटाफट से आंसर करो क्योंकि बड़े सेशन होंगे अब कुछ दिन तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे के अंदर क्या आएगा? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे के अंदर CCS आ जाता है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है। CCS है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ठीक है बात। तो कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन यानी क्लासिफिकेशन वो सीख जाएगा, वर्गीकरण वो सीख जाएगा, और कंजर्वेशन वही एक्सपेरिमेंट याद कर लेना है जिसमें इरिवर्सिबिलिटी की बात हुई थी। प्याजे की वीडियो, ये सारे वीडियोस कराए हुए हैं। ये कब आएगा? फॉर्मल ऑपरेशनल में, ये सेंसरी मोटर में, ये इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट ये आएगा 2 से 6 प्री ऑपरेशनल में, ठीक। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SP, CF। आगे बढ़ेंगे। ये 7 से 11 वर्ष की स्टेज थी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। Which of the following is a Piagetian construct in the context of cognitive development? Piagetian यानी प्याजे के द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी एक बात सही है? बताइए एक बार। स्कीमा है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपको पता है। बेंड्यूरा बात करते हैं, मैंने एक थ्योरी में डिस्कस किया हुआ है यहीं। कंडीशनिंग की बात बहुत सारे लोग हैं, JB वॉटसन, पैवलव, स्किनर, सभी कर रहे हैं लगभग। रीइंफोर्समेंट की बात भी बिहेवियरिस्ट करते हैं। तो स्कीमास यानी स्कीमा क्या है? मेंटल स्ट्रक्चर, दिमाग में जिसकी वजह से आप मानसिक संरचनाएं बनी हुई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को पहचान पा रहे हैं, अपनी एक समझ बना पा रहे हैं, अपने दिमाग में नॉलेज को स्टोर कर पा रहे हैं। आप हिमांशी को पहचान पा रहे हैं, मतलब स्कीमा में बनी हुई हूं मैं, मतलब आपने भरा हुआ है एक तरीके से। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ, और आप XYZ लोगों को भी पहचान पाते हैं, है ना। देखो, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए आकलन का? बताइए। असाइनिंग रैंक टू स्टूडेंट, देखो रैंक असाइन करना, लेबल करना कभी भी प्राथमिक उद्देश्य जीवन में नहीं हो सकता। बच्चों की समझ को समझना और ये देखना कि उनको किस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी है और किस टॉपिक को लेकर के उनको कंफ्यूजन है, ये बात तो थोड़ी सुंदर लग रही है जानने में। फिर है लेबलिंग, लेबल करना,
कदापि नहीं, है ना, रामायण देखी होगी इस बार सबने। मार्किंग पास और फेल इन दी, ये भी हमारा उद्देश्य नहीं होता। मेन उद्देश्य है कि हम बच्चे को समझ पाए। आज हम मान लीजिए टेस्ट ले रहे हैं, आप लोग एक तरीके से देख रहे हैं खुद को, तो जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड वो कितने क्लियर हैं और कहां कंफ्यूजन है इस बात का पता लगे, इसलिए बच्चे को असेस किया जाता है, आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सी एक बात सही है बुद्धि के विषय में। बुद्धि के विषय में कौन सी एक बात सही है? इंटेलिजेंस फिक्स होती है, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, यूनिटरी यानी एक सिंगल फैक्टर है, या फिर इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल सेट है और कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज इसके अंदर पाई जा सकती हैं। देखिए, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल एंड अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज, यानी बुद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। कॉम्प्लेक्स एबिलिटीज जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं, मल्टी डायमेंशनल है। ये टॉपिक है आपका, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिनकी हम बात करें गार्डनर की, वो भी तो यही कह रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स है, ये है वो है, या सिर्फ एक तत्व को बुद्धि कहेंगे। आज की डेट में हम बुद्धि को मल्टी डायमेंशनल मानते हैं, डी ऑप्शन। रूही ऑलवेज थिंक्स ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम, मैनी ऑफ विच आर ओरिजिनल सॉल्यूशंस, यानी रूही हमेशा समस्या के एकाधिक मतलब एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है। कोई प्रॉब्लम उसके सामने रखो, वो 50 आपको सॉल्यूशन बताएगी या तरीके बताएगी, दिशाएं बताएगी। इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, इसमें से ज्यादातर जो समाधान वो सोच पा रही है वो क्या है? ओरिजिनल थॉट है उसका, उसके अपनी दिमाग की उपज है। इन गुणों को किससे जोड़ेंगे आप? रिजिड थिंकर तो वो होते हैं जो एक से दूसरा तरीका सोच ही ना पाए। ईगो सेंट्रिक तो वो होगा जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड है। कन्वर्जेंट जो सिकुड़ती हुई सोच रखता हो। मल्टीपल का तो मतलब ही है डाइवर्जेंट थिंकर, और डाइवर्जेंट थिंकर है तो क्रिएटिव थिंकर कहेंगे, क्योंकि ओरिजिनलिटी भी है। तो क्रिएटिविटी में डाइवर्जेंट थिंकिंग जुड़ी होती है, या जो बाकी चीजें होती हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेटरल थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ये सब जुड़ी हुई होती हैं क्रिएटिविटी से, कुछ नया सोचने से, कुछ नया करने से। क्रिएटिविटी के एलिमेंट्स आपको पता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन अ सिचुएशन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अ डेप्राइव्ड ग्रुप इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अ टीचर शुड। भाई, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक वंचित समूह का बच्चा है जो कम भाग लेता है, उस स्थिति में क्या करेंगे आप? एक क्या, ऐसे मल्टीपल बच्चे भी हो सकते हैं या पूरा समूह हो सकता है। बच्चों से कहेंगे छोड़ दो स्कूल, ऐसा तो आप कभी नहीं कहेंगे। आप सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे, प्रॉब्लम का नहीं। सिचुएशन को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेंगे, क्या मतलब आप कुछ चेंज करने गए हैं या नहीं। लोअर हर एक्सपेक्टेशंस, ऐसा क्यों करेंगे भाई? रिफ्लेक्ट ऑन हर ओन टीचिंग एंड फाइंड वेज टू इंप्रूव स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट। आप अपनी शिक्षण पद्धति में कुछ बदलाव लाएंगे। भाई, हिंदी मीडियम वालों को यदि मेरे साथ समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं कोशिश करूंगी ना हिंदी मीडियम को इंक्लूड करूं, अपने तरीके में कुछ बदलाव लाऊं, है ना, ताकि आप पार्टिसिपेट कर पाए, आपको चीजें समझ आए। ठीक, 2 कदम मैं आगे बढ़ूं, 2 आप आगे बढ़ेंगे, तभी तो चीजें अच्छी होंगी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर डैश इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स। बताइए एक बार, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं के लिए क्या करना चाहिए? अगर बात की जाए तो इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर एक शिक्षक को आईईपी खूब भरपूर बनाने चाहिए, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, यानी शुड एक्टिवली प्रिपेयर, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए एक इंडिविजुअल की नीड्स को ध्यान में रखते हुए प्लान। द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिया, जिन बच्चों को पठन वैफल्य है यानी पढ़ने में विफलता है, उसका प्राथमिक लक्षण क्या होगा? न्यून अवधान विकार, यानी अटेंशन नहीं वो रख पाएगा एक जगह पर, या फिर अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग, फ्लुएंसी इन रीडिंग यानी धारा प्रवाहिता होगी पढ़ने में। देखो सिंपल बात है, पढ़ने में समस्या होगी ऐसे बच्चे को। इनेबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी धारा प्रवाहिता के साथ पढ़ने में, धारा प्रवाह फ्लुएंसी के साथ पढ़ने में दिक्कत होगी, जैसे ईशान अवस्थी को होती थी तारे जमीन पर वाले बच्चे को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बोमन ईरानी और पता नहीं कितने सारे लोग हैं जिनको डिसलेक्सिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 इज बेस्ड ऑन, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा का जो अवधारणा है वो किस पर आधारित है? व्यवहारवादी सिद्धांत पे। बिहेवियरिज्म को हम आज की डेट में कहीं फॉलो नहीं कर रहे, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम सक्रिय रूप से नहीं हम
अपना रहे हैं बिहेवियरिज्म को, क्योंकि कंडीशनिंग पे और इन सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रिवॉर्ड वगैरह पे, और उस चीज को कम करके मीनिंगफुल लर्निंग, एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी, इन सब चीजों की बात हो रही है आज की डेट में। कंस्ट्रक्टिविज्म को हम फॉलो कर रहे हैं, रचनावाद को। अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति नहीं, एम्पैथी की जरूरत है, सेंसिटिविटी की जरूरत है। राइट्स बेस्ड ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, मेन स्ट्रीमिंग नहीं, हम कहेंगे अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के भाई इंसान है व्यक्ति, इसलिए उसको सबको एक साथ पढ़ाया जाए क्योंकि वो इंसान है, इतना काफी होना चाहिए सबको एक स्कूल में पढ़ाने के लिए, बस उनकी नीड्स का ध्यान रखें हम। तो आरटी में जो बात की गई है इंक्लूसिव एजुकेशन की, वो इसी आधार पे की गई है कि मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को यदि देखें तो सब मानव हैं और सबको एक साथ सीखने का अधिकार मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इन दी कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क लर्निंग इज प्रीमैरिली, यानी संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म में यानी जहां नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की बात की जाए उस ढांचे की बात हो रही है। फटाफट से बता दो, गजब कर रहे हो भाई। रोट लर्निंग को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देते, सिर्फ प्रबलन नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है जहां बात आ जाए अवबोधन की, मीनिंग मेकिंग की, बच्चा जहां खुद से एक्टिव हो, जितना ज्यादा बच्चा एक्टिव है उतनी अच्छी बात है, यानी अर्थ का निर्माण कर पाए, कुछ मीनिंगफुल लर्निंग कर पाए। नाइव थियरीज दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फिनोमिनन, ये क्वेश्चन की ना भाषा बदलने लगी है हर बार, कभी ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट कहेगा, कभी नाइव थियरीज कहेगा, कभी कुछ और कह देगा। तो बच्चों की गलतियां हमेशा अच्छी होती है, हम ये मानते हैं, उनसे वो कुछ सीखने का उनको मौका मिलेगा, हम ये मानते हैं। बताइए फटाफट से बताइए। इग्नोर कर देंगे, क्यों करेंगे इग्नोर? फिर ठीक कैसे होगा? रिप्लेस करना चाहिए नहीं, मेमोराइजेशन के थ्रू नहीं, डिस्कशन के थ्रू। शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, आपको सही एग्जांपल पेश करने हैं बच्चे को यदि कोई गलतफहमी है तो। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, फटाफट से हो रहा है, पूरे सेट यूं ही खत्म हो रहे हैं, बढ़िया आंसर कर रहे हो। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी प्रमोट्स, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जिसमें बच्चा केंद्र पर है, बच्चा मध्य में है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। एक्सक्लूसिव रिलायंस होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक पे ही डिपेंडेंट रहे, जी नहीं। बच्चे के अनुभवों को प्राइमरी यानी प्रमुखता देना, ये बात तो सही है, रटने को तो हम नहीं देंगे, लेबलिंग को हम नहीं देंगे, ये नेगेटिव हुआ, ये रोट लर्निंग नेगेटिव हुआ। सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही बिठा दिया एक्सक्लूसिवली, ये भी नेगेटिव हुआ, यानी बच्चे के अनुभवों को आप मुख्य रूप से प्रमुखता देंगे, ये महत्वपूर्ण है, बी ऑप्शन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहता ही है कि हर एक बच्चे में आंतरिक क्षमता है सीख सकने की। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर, संज्ञान और संवेग एक दूसरे से क्या हैं? कंप्लीटली सेपरेट हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित यानी इंटरवोवन है, या नॉट रिलेटेड टू। फटाफट से आंसर करो, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए, पता भी नहीं लगा। देखो एक बार, क्या है? इंडिपेंडेंट है, जब तक ज़ेज़ोंग ना लिखा हो आप अपनी स्पेशल बुद्धि नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जनरल इंटेलिजेंस का सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए इंटर रिलेटेड या इंटरवोवन कहेंगे, यानी सन्निहित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं, इंटर रिलेटेड हैं। कौन? आपका दिमाग और आपके इमोशंस, आपका दिमाग और आपके इमोशंस एक दूसरे से संबंधित हैं। जब तक ज़ेज़ोंग नहीं लिखा होगा तब तक इंडिपेंडेंट नहीं कहेंगे, स्वतंत्र नहीं कहेंगे, ठीक है बात। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, यानी संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी बात सही है? लर्निंग के विषय में। किसके विषय में? लर्निंग के विषय में। कौन सी बात सही है? पहचानिए, थोड़ा पढ़ने का कष्ट कीजिए, पेपर आप ही देने जाएंगे। बताइए एक बार। मेमोराइजेशन, जी नहीं। कंडीशनिंग, जी नहीं। सिर्फ रिप्रोडक्शन और रिकॉल, नहीं। फिर क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन अच्छा है, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल्स। एग्जांपल्स होते हैं जो डायरेक्ट हम उदाहरण देते हैं, नॉन एग्जांपल्स हिंट या इनडायरेक्ट वेज में जब हम उसी टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एग्जाम्पल भी और नॉन एग्जाम्पल भी, ठीक। बताइए, जवाब दीजिए। एक इफेक्टिव वे है कॉन्सेप्चुअल चेंज का, कह सकते हैं अच्छे कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए एक बेहतर तरीका है कि बच्चे को एग्जांपल्स और नॉन एग्जांपल्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सभी तरीके से समझाया जाए। कंफ्यूजन नहीं, इससे तो कंफ्यूजन क्लियर होगी, गैप बढ़ेगा नहीं, कॉज नहीं होगा, ये तो भरेगा गैप। प्रोसीजरल नॉलेज रादर देन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चे के, जो कि जरूरी है। भाई अगर मैं आपको एग्जांपल भी दूं, कुछ दिखाऊं भी, उससे रिलेटेड कोई और बात भी बताऊं, तो आपकी तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी ना, अवधारणात्मक परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर
थर्ड देखिए, रेपिटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज आइदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। जब भी आप बच्चे को ये कहते हैं बार बार कि या तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा या तो पनिशमेंट से बच जाओगे, इसलिए पढ़ लो, इसलिए पढ़ लो क्योंकि सैलरी मिलेगी, इसलिए पढ़ लो क्योंकि समाज या रिश्तेदार बहुत अच्छा कहेंगे तुमको, जीवन ऐसे ही जीने लग जाएंगे फिर एक टाइम के बाद, है ना। देखिए एक बार अगर मैं बात करूं तो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए या फिर रिवॉर्ड गेन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए अगर आप बार बार बच्चे को एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए कहेंगे, कभी भी इस बात पर फोकस नहीं करेंगे कि तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा, वो लाइफ में कुछ अच्छा तुम्हें बनाएगा। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बढ़ती है इससे, ये भी गलत हुआ। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देता है। जी नहीं, मास्टरी ओरिएंटेशन में तो रिजल्ट की बात नहीं होती, नंबर्स की बात नहीं होती, रिवॉर्ड्स की बात नहीं होती, यहां तो लर्निंग की बात होती है मास्टरी में। तो ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने। डिक्रीजेस चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व्ड इन लर्निंग। अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक जो अभिरुचि है, जो उनका नेचुरल इंटरेस्ट किस चीज में, वो कभी नहीं पता लगेगा उन्हें, क्योंकि आपने तो इसीलिए दौड़ाया कि इधर ज्यादा रिवॉर्ड है, इधर कम पनिशमेंट है, तो इसी चीज से बचते रह गए। उन्होंने अपनी नेचुरल टैलेंट को पहचान ही नहीं पाएंगे कभी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। यानी सार्थक अधिगम को बढ़ावा कौन सी एक एक्टिविटी देती है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए, तभी हम जाएंगे आगे। कॉर्पोरल पनिशमेंट। मीनिंगफुल लर्निंग का मतलब ये बच्चा एक्टिव है, अर्थपूर्ण होगा। इसका जस्ट उल्टा है रोट लर्निंग, रटना। पहला ऑप्शन है कॉर्पोरल पनिशमेंट, शारीरिक दंड देकर के। जी नहीं, शारीरिक दंड देकर के तो रोट लर्निंग रटवा सकते हो आप। आज तक ऐसा हुआ है कि आपने बहुत अच्छी चीजें सीख ली हो डांट खा करके, मतलब खुद से खुश होकर के, तो मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होती। वो लर्निंग जो आपकी लाइफ से जुड़े, वो डंडे से नहीं आएगी, वो बच्चे के एक्टिव होने से आएगी, एक्टिविटी से आएगी। एटलीस्ट हम तो यही मान रहे हैं आजकल। कॉर्पोरेट लर्निंग एनवायरमेंट, यानी सहयोगात्मक पर्यावरण, जहां एक दूसरे को सहयोग किया जाए, ग्रुप में सीख रहे हैं बच्चे, बिल्कुल अच्छी बात है। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये भी होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कॉन्स्टेंट कंपैरेटिव इवैल्यूएशन, निरंतर तुलना करना, बहुत ही जघन्य अपराध है ये, ठीक। बच्चे के साइकोलॉजिकल लेवल को तो बर्बाद कर ही देगा एटलीस्ट, अगर आप सिर्फ कंपेयर करते रहेंगे दूसरों से उसे। सेकंड और थर्ड सही है, बाकी गलत है। तो जरूरी नहीं है सारे ही सही होंगे हमेशा, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से करना है ना। ये वो मोड है जिसपे थोड़ी स्पीड कम कर लेनी है ऐसे क्वेश्चन पे। हाउ कैन टीचर्स फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स इन चिल्ड्रन, यानी शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार से सहज कर सकते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स चीजों को वो बिल्कुल सहज तरीके से सीख जाएं, ऐसा कैसे करे टीचर। लेक्चर दे करके, जहां बच्चा सब कॉम्पिटिटिव इवेंट्स लगा करके नहीं, बच्चा कहां एक्टिव है, यहां है एक्टिव तो बच्चा, तो जहां बच्चा एक्टिव है हम भी वहीं जाएंगे। अन्वेषण यानी कि खोज, यानी एक्सप्लोर करने देंगे, डिस्कशन करने देंगे, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर देंगे जहां बच्चा एक्सप्लोर करेगा और क्या करेगा, डिस्कशन करेगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। आ प्राइमरी स्कूल टीचर कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बाय, यानी एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। जीवन में बहुत बड़ी एक स्किल है ये अपने आप में, कि यदि आपको आदत पड़ जाए प्रॉब्लम सॉल्व करने की, प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएं आप, प्रॉब्लम का पार्ट बन के ना बैठे रहें जीवन भर, कि जब प्रॉब्लम आई और आप रोने बैठ जाते हैं, या रोना बुरी बात नहीं होती, बट आप सॉल्यूशन की तरफ अगर आपका दिमाग जाएगा तो आप हमेशा बेहतर करेंगे। जरूरी नहीं आप साइंटिस्ट ही बन जाएंगे हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व करके, बट मे भी जीवन अच्छा जी लें। तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी स्कूल की टीचर जो हैं, और ये प्राइमरी स्कूल टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, किस तरीके से बच्चों को एक अच्छा समस्या समाधान करता बना सकती हैं, ताकि वो अपने समाज में और आसपास जो भी समस्या देखें उसके सॉल्यूशन पे बात कर पाए या अपने जीवन को सुधार पाए। मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड से तो कोई भी अच्छी दुनिया की चीज हुई नहीं है, कि रिवॉर्ड मिलेगा इसलिए किसी ने बहुत अच्छा काम, कोई आविष्कार कर दिया हो रिवॉर्ड के खुशी में, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक। एम्फेसाइजिंग ओनली ऑन प्रोसीजरल नॉलेज, सिर्फ प्रोसीजर पे, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए, सिर्फ करना ही नहीं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है। डिसमिसिंग एंड पेनलाइजिंग इनकरेक्ट आंसर्स, डंडा और फाइन नहीं लगाते हैं आप। एनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूटिव गैसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन द सेम, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है। मैं बार बार आपको वही बात कहूंगी, बच्चे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बैठ करके आइडियाज सोच रहे हैं अलग अलग, अच्छी बात है। आप एनकरेज कर रहे हैं बच्चे के अंदर से जो इंट्यूशन आ रहा है उसको, कि बताओ सॉल्यूशन तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। दूसरा सेट भी हम खत्म करने वाले हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट अ रैपिड पेस, कौन सी स्टेज में जो आपका शारीरिक वृद्धि एवं विकास जो है वो तीव्र गति से घटित होते हैं, बहुत तेज चलेंगे, बताइए।
इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड एंड मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, या एडोलेसेंस एंड अडल्टहुड। देखो यहां कम हो जाता है, यहां तेजी से नहीं होता अडल्टहुड में, मिडिल चाइल्डहुड में भी तेजी से नहीं होता, अगेन मिडिल चाइल्डहुड में तेजी से नहीं होता, इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में तेजी से है, तो यही ऑप्शन हमारे पास बेस्ट बचता है। ठीक, यानी जन्म से 2 वर्ष और 2 से 6 वर्ष। ठीक, क्लियर हो गई बात, कोई समस्या परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत हमने समझे हैं, फटाफट से आंसर करो। लाइफ लॉन्ग है, ये तो है। मॉडिफिएबल है, पता नहीं। इन्फ्लुएंस्ड है हेरिडिटी और एनवायरमेंट से, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, इसका हमें पता नहीं है। डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल एंड कल्चरल कंटेंट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस इट, यानी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करते। फिर वाइकॉस्की क्या कहानी कह रहे हैं कि समाज और संस्कृति प्रभावित करते हैं विकास को है। ये बात तो सही हो गई। एक मिनट, मतलब ये बात तो उल्टी हो गई, ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि डू नॉट लिख दिया ना, ये तो करते हैं प्रभावित, इन्होंने कहा नहीं करते प्रभावित। आपकी संस्कृति, आपका समाज प्रभावित करेगा आपके विकास को। मॉडिफिएबल है, रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं जाएगा, बट चेंज तो ला सकते हो आप अपने जीवन में कभी भी। हमेशा आप विकसित तो हो ही रहे हो ना, बेहतर की तरफ तो बढ़ ही रहे हो, तो मॉडिफाई तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि संस्कृति का प्रभाव नहीं है, या यूनिवर्सल है कि समाज और संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं है, ये कहना गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशंस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब मैं और आप अलग क्यों हैं, कोई भी दो लोग बिल्कुल सेम क्यों नहीं होते, इस बात का रीजन बताइए। इस बात का एक ही रीजन है कि हमारी जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट है उनके बीच में एक अन्योन्य क्रिया है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच में एक जटिल पारस्परिक क्रिया चलती रहती है, जिसको हम कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, नेचर नर्चर इंटरेक्शन कहते हैं। हेरिडिटी को नेचर और एनवायरमेंट को नर्चर कहते हैं। हेरिडिटी फिक्स्ड है, स्टैटिक है, जबकि एनवायरमेंट डायनेमिक है, यानी पर्यावरण जो है वो गतिशील है, परिवर्तनशील है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण कौन से हैं, बताइए फटाफट से, आंसर कीजिए। अगर मैं बात करूं तो आंसर क्या होगा इसका, सेकेंडरी। आपको स्कूल पकड़ना है, ढूंढना है स्कूल कहां है। एक तो यहां है स्कूल, और तो कहीं स्कूल है ही नहीं, तो जब स्कूल से बेहतर तो सेकेंडरी का एग्जाम्पल बना ही नहीं है। यहां भी फैमिली, यहां भी फैमिली, ये तो प्राइमरी ही होना चाहिए। बेशक दूसरा गलत हो, बट फैमिली आ गया तो सेकेंडरी तो हो ही नहीं सकता ना। अब नेबरहुड को यहां आप प्राइमरी में बता रहे हो, यहां आप सेकेंडरी में। नेबरहुड से फर्क नहीं पड़ता, आपको ये देखना है स्कूल और फैमिली कहां खेल रहे हैं। अगर स्कूल है तो सेकेंडरी, फैमिली है तो प्राइमरी। हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, बट आपको इन दोनों चीजों से आंसर जरूर मिल जाएगा अपना। आउट ऑफ 30 ये वाले सेट में कितने आए, या वैसे तो हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, आउट ऑफ 60 कितने आए ये भी बता सकते हो अब तक।